हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। राज्य व्यवस्था के चौथे पार्ट में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अब लगातार आपको मिलेगी वीडियो। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हमारा चौथा चैप्टर है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये प्रस्तावना क्या। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, ये आपने सुना होगा जब कोई निबंध वगैरह आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप लिखते हैं स्टार्टिंग में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे प्रस्तावना का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है थोड़ा सा बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, हम लगभग सब कुछ आपको शॉर्ट में बताएंगे। आप आराम से वीडियो को रोक रोक के लिखें और अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना क्या है, ठीक। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, यानी भारतीय संविधान की जो भूमिका है उसे बताएगी कौन, प्रस्तावना, ठीक है। जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। यानी संविधान कब लागू किया गया, किसने लागू किया, इससे रिलेटेड जो भी कुछ है वो बहुत शॉर्ट में लिख दिया है काहे में, प्रस्तावना में, ठीक है। अब कई सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है प्रस्तावना के बारे में। तो एक प्रसिद्ध न्यायविद है, क्या नाम है उनका, विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला। क्या नाम है, N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, तो क्या नाम है, पालकीवाला। पूरा नाम है N.A. पालकीवाला, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आविर्भाव है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है कि 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले 1946 में जो एक संविधान सभा मतलब बनाई गई थी और वहां पे जो है इन्होंने अपना जो भी इंतजाम था इससे रिलेटेड, संविधान सभा से रिलेटेड जो संविधान लागू होने वाला था उसका एक उद्देश्य टाइप इन्होंने वहां पे बताया था, लोगों को पढ़ के सुनाया था। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वहीं पे उन्होंने ये बताया था प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा, इसलिए इसे प्रस्तावना के साथ साथ उद्देशिका भी कहते हैं। तो आप प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देशिका कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना ली कहां से गई है, तो प्रस्तावना जो अमेरिका का पहला वाला लिखित संविधान है उससे ली गई है, लेकिन इसकी भाषा जो है उसमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का भी झलक दिखाई देती है, ठीक है। तो अमेरिका की संविधान से ली गई है। 42वें संविधान अधिनियम जो संशोधन था 1976 के द्वारा, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, कुछ शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द संविधान में पहले से थे या बाद में शामिल किए गए। बाद में शामिल किए गए तो कब शामिल किए गए, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। तो ये हो गया प्रस्तावना क्या है, थोड़ा प्रस्तावना के बारे में इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना है क्या वो भी सुन लीजिए। हम भारत के लोग, सुनिए ये प्रस्तावना बाकायदा आप हेडिंग डालें और लिखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष, यह महीने का नाम है, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को हमने आपको बताया भी था कि इन लोगों ने क्या किया था, 30 में 26 जनवरी को मनाया था स्वराज दिवस टाइप, इसलिए 1 महीने रुक के इसे 2 महीने रुक के लागू किया गया, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, पूरी तरीके से तैयार हो गया था, ठीक। और इसके कुछ कानून जो है वो लागू भी हो गए थे और ये पीछे की वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो पहले पार्ट से देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। अब प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को हम लोग समझते हैं क्या है, जरा मुख्य तत्व। सबसे पहला संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, इसमें कहा गया है प्रस्तावना में हम भारत के लोग। तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना के आधार पर संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग यानी जनता, ठीक है। दूसरी बात,
संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी किस तरीके से संविधान काम कर रहा है। तो नंबर 1 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी एक एक करके ये सारी चीजें समझाएंगे हम आपको, ठीक है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता। ठीक, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ये जितनी भी बातें हमने बोली, कुछ शब्द आपको कठिन लग सकते हैं, एक एक करके सारे शब्दों के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। अब प्रस्तावना में उल्लिखित जो शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, तो यहाँ पे जो हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब है कि जो संविधान है उसे भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। ठीक, आपको हमने बताया था एक कमेटी बनाई गई थी, अम्बेडकर साहब थे, 6-7 लोग और थे, और फिर वो क्या करते थे, जा के लोगों से बातें करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या आपको समस्याएं हैं। तो लोगों से बातचीत करके यहाँ पे जो हम भारत के लोग हैं, यानी भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया। आप ऐसे करके बाकायदा हेडिंग डालेंगे, क्या, प्रस्तावना में प्रयोग हुए शब्द या उल्लेख किए गए शब्द। ठीक, और सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हम भारत के लोग। ठीक है, सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे हम भारत के लोग, और फिर इसमें क्या लिखेंगे, पूरा बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया, लोगों द्वारा ही स्वीकार किया गया और स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू कर लिया गया। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, इसका यह मतलब है। ठीक है, दूसरी बात इसमें आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुत्व का मतलब लोग कहते हैं उनका वहां उस एरिया में बहुत प्रभुत्व है। तो प्रभुत्व का संपन्न का मतलब यह है कि अगर भारत किसी हिस्से में भाग लेना चाहे, कोई कानून बनाना चाहे या कुछ भी करना चाहे, तो बाहर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, हालांकि कहा गया कि ये लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में सदस्य हैं, तो थोड़ा सा आरोप लगाया गया कि भारत ऐसा है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि यह सदस्यता हमने अपनी मर्जी से ली है, हम लोग इस सदस्यता को कभी भी रद्द कर सकते हैं, यानी भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो नंबर 2 आप क्या डालेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा, यानी अपने निर्णय वो ले सकता है, चाहे उसके खुद के निर्णय हो या किसी दूसरे के निर्णय हो। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों से जुड़े होने के कारण इस पे आरोप लगाया गया, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक, कि आरोप लगाया गया कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, परंतु नेहरू जी ने क्या कहा, जरा सुनिए, यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, अतः कोई भी आक्षेप नहीं है। पूरी तरीके से जो भारत का संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न है। भारत के जो लोग हैं, भारत की जो सरकार है, वो कोई भी कानून बना सकती है, अपना चाहे निजी हो चाहे विदेशी हो, खुद निर्णय लेगी, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तीसरा शब्द है समाजवादी। ठीक, एक एक करके आप हेडिंग बढ़ाते चलें। हमने आपको बता दिया है, पहली हेडिंग हमने आपको क्या बताई, पहली हेडिंग थी हम भारत के लोग, ये हम लोग शब्द जो आए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी हेडिंग थी प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न के बारे में बता दिया कि हमारा जो संविधान है हम लोग खुद अपने फैसले ले सकते हैं। और तीसरा शब्द है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या है कि समाज में सब लोग बराबर हों। ठीक है, थोड़ा पढ़ देते हैं। समाजवाद एक विचारधारा है जिसने समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होता है, यानी हर आदमी को समानता है, समान अधिकार है, चाहे वो संपत्ति हो, संसाधन हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा हो, अवसर की समानता हो, यानी किसी को नौकरी की बात हो, हमें मिलेगी तो आपको भी मिलेगी, आपको मिलेगी किसी और को, सबको समान अधिकार है। उसके बाद भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं। ठीक, जरा सुनिए, भारतीय समाजवाद के क्या तत्व हैं? तो समाजवाद क्या है? मजदूरी और जो वंचित लोग हैं उनका कल्याण किया जाएगा, मतलब जो लोग बहुत गरीब हैं, आपने देखा होगा मनरेगा वगैरह बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, तो उनका कल्याण होगा। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना होगा कि एक ही आदमी खूब पैसा इकट्ठा कर रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत जो है लोग हैं जो लोग मेहनत करते हैं उनके पास पैसे हैं। आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करना, यानी गरीबी है, बीमारी है, तो हर आदमी को बराबर लेके आना है कि ऐसा नहीं कि कोई गरीबी में मरा जा रहा है। हालांकि अभी सुनने में आया सारी बातें सुनी हुई हैं, अब इसमें हम कोई टेस्ट नहीं है जो हम कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, लेकिन सुनने में आया कि बहुत सारे अस्पतालों में जो है लोगों की किडनियां निकाल ली गई, या गरीब भी भर्ती हुआ, अमीर भी भर्ती हुआ। अब अमीर आदमी ने तो जुगाड़ लगा ली, तो गरीब की मतलब ऑक्सीजन कम थी तो निकाल के लगा दी गई, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है,
तो सीधी सी बात यही है, क्या है क्या नहीं है। फिलहाल हमारा संविधान यही कहता है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। जो पहले आएगा, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो पहले आएगा उससे पहले मिलेगा। अगर ऐसा हुआ भी है तो वो लोग, जो लोग ये कर रहे हैं, उनका जमीर मर गया है और वो बहुत बुरे लोग हैं। कुल मिला के आगे चल के उन्हें कुछ, उनके साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल उसके बाद अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। ठीक, आप एक एक करके हेडिंग डालते हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष से यहाँ पे यह मतलब हो गया कि हमारा जो संविधान है, सब कुछ जो है वो भारत का संविधान है। फिर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, इस बात से हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे अगर स्कूल है या कॉलेज है, कोई भी सरकारी ऑफिस है, वहां पे ऑफिशियली, लाइट चली गई है थोड़ी सी, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका इन्वर्टर ऑन करिए, देखिए चल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। लाइट बीच में थोड़ी सी चली गई थी, इन्वर्टर बंद था, ऑन हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं। जरा सुनिए, तो हमने आपको बताया था कोई भी सरकारी ऑफिस है या कुछ भी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे केवल वही चीजें मनाई जाएंगी। चीजें मनाने का मतलब क्या है, 26 जनवरी मना सकते हैं, 15 अगस्त मना सकते हैं, लेकिन होली, दिवाली ये सब ऑफिशियली नहीं। बच्चे मनाते हैं तो सरजी लोग भी बधाई दे देते हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं मनाया जाता है। यानी पंथ निरपेक्ष है, जो कुछ है वो क्या है, भारत का संविधान है। पढ़ देते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द नहीं था। यानी मूल रूप से, ऐसे पूछ सकता है, 4 विकल्प दे दिए, मूल रूप से संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, तो पंथ निरपेक्ष नहीं था। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द नहीं था, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बाहु सांस्कृतिक विरासत को सजाए हुआ था। ठीक है, भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में जो है, आपको देखा ही हमने बताया, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में आदमी ले सकता है कि हम कौन सा धर्म ज्वाइन करें। जैसे अम्बेडकर साहब के बारे में बताया था, पहले वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, तो लोगों को अधिकार है। ठीक है, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यानी धर्म ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उनसे सबसे ज्यादा वरीयता किसे है, किसे है बताइए? सबसे ज्यादा वरीयता है हमारे संविधान की पुस्तक को। ठीक है, हालांकि पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। कब आया ये भी पता होना चाहिए, जब वही 1976 में, अभी हमने पीछे बताया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब ये आ गया। ठीक है, अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। अब ये लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है आपको पता है? लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार है, हम लोग वोट डालेंगे, उससे नेता हम लोग का चुन के जाएगा और चुन के जाने के बाद फिर पूरी व्यवस्था उस तरीके से चलेगी। ठीक, तो लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र का क्या, शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, अर्थात जनता जिसे चुनेगी वही शासन करेगा, यही हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य में भी वही थोड़ा लोकतंत्र और गणराज्य थोड़ा मिला जाए। गणराज्य में क्या होगा, गणों का राज्य, यानी जनता का राज्य। जनता किसे चुनती है? मंत्री को, फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिमंडल की सहायता से हमारे यहाँ पे काम करता है, जो भी हमारा देश है उसे चलाता है, तो गणराज्य है हमारे यहाँ। ठीक, तो गणराज्य का मतलब थोड़ा सा पढ़ देते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्री परिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है, यानी जो जनता करेगी वो होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसमें हमने आपको बता ही दिया है। लोकतंत्र में क्या है, संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे चुने जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, और राज्य के लेवल पे कौन, विधायक चुन के जाते हैं, इस तरीके से हम लोग चुनते हैं, फिर होता है। ठीक है, उसके बाद न्याय। हाँ, अगला शब्द क्या है, न्याय। तो न्याय के लिए क्या है, न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से, यानी सबको समान न्याय है। प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो उसे भी न्याय भुगतना पड़ेगा। ठीक, जो भी न्याय उसके लिए सही होगा, बस कुछ कंडीशनें होंगी कि देश का प्रधानमंत्री है, अब मान लीजिए डायरेक्ट कुछ कर दिया जाएगा तो हमारे देश की भी इमेज खराब होती है ना। तो प्रधानमंत्री बनना कोई खेल नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं या कोई आतंकवादी कुछ भी गतिविधि में पकड़े जाते हैं तो पूरे देश की बेइज्जती हो सकती है कि देश की जनता कैसी, जिसने ऐसे प्रधानमंत्री को चुन लिया। तो प्रधानमंत्री बनना भी बहुत गर्व की बात तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है। देश का लगभग दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पद है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। थोड़ा पढ़ दे। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध का निषेध, यानी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। पूरी तरीके से आप अपना विकास कर सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता है। यानी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने धर्म के लिए अपने धर्म को चुन सकते हैं। जो भी ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं बिल्कुल एज इट इज आप वैसे ही नोट करते चले जाएं। ठीक, वीडियो थोड़ा पीछे कर करके आराम से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है,
ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8604507939, ठीक है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और आपको भी उसी ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें सारे लिंक वगैरह भेजे जाते हैं। तो जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपके पास लिंक आ जाया करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो आई है यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा नंबर है फिलहाल। उसके बाद समता। समता का मतलब क्या होता है? समानता। तो समानता क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। यानी हर आदमी को समान अवसर मिलेगा, हर आदमी काम कर सकता है, हर आदमी समान तरीके से नौकरी कर सकता है, इस तरीके के समान अवसर सबको प्राप्त होंगे, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं। कौन कौन से? एक है सामाजिक समानता, एक राजनीतिक समानता और एक आर्थिक समानता, ठीक है। ये 3 तरीके की समानताएं, यानी समाज में समानताएं होंगी, राजनीति में भी समानताएं होंगी और आर्थिक यानी पैसों के मामले में भी समानताएं सबके लिए। अगले फिर शब्द इस्तेमाल किया बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। बंधु का मतलब होता है भाई। तो बंधुत्व का मतलब भाईचारे से, यानी बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 51 का में हमें दे रखे हैं जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और एकल नागरिकता के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है? तो 51 का, ठीक, 51 का वाला। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब आदमी की इज्जत, वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र पूरा एक रहे, अखंड रहे, तो एकता और अखंडता, ये भी शब्द बाद में जोड़ा गया। अखंडता अभी हमने बताया था कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। आप देखिए कई संस्कृतियाँ हैं, कई भाषाएं, 23 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। फिर भारत को इकट्ठा बना के रखना बहुत बड़ी बात है। अलग अलग संस्कृति है, सबके लोक नृत्य अलग अलग, लोग डांस अलग अलग करते हैं, लोग बोलते अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग, लेकिन उसके बाद भी पूरा भारत एक है। भारत में अनेकता में एकता है, इसलिए तो भारत इतना मशहूर है। आप कश्मीर में चले जाइए, देखिए कुछ और होगा, नीचे कन्याकुमारी में चले जाइए कुछ और होगा, बिल्कुल बदला हुआ कल्चर, ऐसा लगेगा ही नहीं एक ही देश में घूम रहा है, और फिर भी पूरा भारत है। तो इतनी सारी अनेकता में एकता है, इस वजह से भारत इतना जाना जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। यानी पहले केवल एकता था मूल संविधान में, 42वां संशोधन हुआ तो एकता और अखंडता, यानी एक तो रहना ही और अखंड रहना है, टूटना नहीं है। अब प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है? तो नंबर 1 उपयोगिता यही है, संविधान के विस्तृत विवरण का ये संक्षिप्त रूप है। शॉर्ट में है, संविधान इतना बड़ा, प्रस्तावना पढ़ी, थोड़ा बहुत जानकारी मिली संविधान के बारे में। यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। इसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। मान लिया आपको कोई अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहा तो प्रस्तावना संक्षिप्त में है, शॉर्ट में है, तो आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे, आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। और प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सबका उल्लेख दिया गया। फिर प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो यहाँ पे अलग अलग विचार हैं। कोई लोग कह रहे हैं संविधान अंग है, जैसे आपको बताते हैं। एक बेरूबारी संघ केस 1960 में हुआ था। बेरूबारी संघ मामले में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। तो दो बातें यहाँ पे सुन लीजिए। बेरूबारी संघ केस 1960 के अनुसार ये संविधान का अंग नहीं है
और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाला जो केस हुआ उसके अकॉर्डिंग यह संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और 1960 वाले के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन नहीं किया सकता, क्योंकि जब यह संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन भाई क्यों करेंगे। तो जो 1960 बेरूबारी संघ केस, बोलना है बेरूबारी संघ केस 1960 के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, यानी जो 1973 वाला है, इसका नाम भी हम बता दे रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस था ये। तो पहले जो 1960 में ये केस हुआ, इसके अकॉर्डिंग संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाग ही नहीं है संविधान का। लेकिन 1973 केशवानंद, इसका नाम भी आप लिखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अकॉर्डिंग इसका संशोधन हो सकता है। और 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत बातें, उनका संशोधन नहीं हो सकता। केवल जो चीजें दिक्कत करती हैं उन्हें आप बदल सकते हैं, मूल ढांचे को नहीं। यानी उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है, यानी जो बेसिक है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे बता दे रहे हैं आपको। 42वें संविधान जो संशोधन हुआ उसी के तहत हम बता चुके हैं पहले भी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से 1976 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ठीक, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांसीसी नवासी सी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार, नंबर 1 नास्तिक राज्य, जो धर्मों का विरोध नहीं करता उसे नास्तिक राज्य कहते हैं। सैद्धांतिक राज्य, जो अपना विशेष धर्म मानता है उसे सैद्धांतिक राज्य कहते हैं। जैसे सैद्धांतिक राज्य की बात करें तो श्रीलंका। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, यानी जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जिसे जो व्यक्ति धर्म को अपनाना चाहे वो अपना सकता है। हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, बहुत सारे लोग होंगे, हर आदमी अपने अपने धर्म को अपना सकता है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा भारत है। इसी तरीके से ये पूरा संविधान की प्रस्तावना चैप्टर हमने आपको क्लियर करा दिया है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पूरा पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ा है तो पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसमें पूरी राज्य व्यवस्था लाइन से चल रही है। साथ साथ डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं और जल्दी ही और क्लास भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गरीब बच्चों की, ताकि मदद हो सके। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।